हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और अभी आज पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम। सबसे पहले हमने पढ़ा था गतिमान आवेश में कि ऑरस्टेड ने खोज किया था कि धारावाही चालक में यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उन्होंने बताया कि धारावाही चालक के नीचे चुंबकीय सुई रखेंगे तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। बाद में एम्पियर ने तैरने के नियम में बताया कि धारावाही चालक के समांतर यदि कोई तैराकी तैरता है तो चुंबकीय सुई का विक्षेप जो है वो बाएं हाथ की ओर होता है। और मैक्सवेल ने बताया कि धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तीनों वैज्ञानिक ने अलग अलग अपना मत बताया। ऑरस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एम्पियर ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं, चुंबकीय सुई विक्षेप किधर होगा। मैक्सवेल ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के। ऑरस्टेड के प्रयोग के कुछ समय ही बाद इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक का मतलब होता है बिजली का तार जिसमें धारा प्रवाहित होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये चालक तार है जिनमें धारा प्रवाहित होते हैं, उसको बोलते हैं चालक। तो ऑरस्टेड की खोज के कुछ समय पश्चात फ्रांस के दो वैज्ञानिक जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सावर्ट ने बताया कि धारावाही चालक के समीप में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। उन्होंने उसके लिए व्यंजक बताया, सूत्र बताया, जिसे आज हम पढ़ेंगे, जिसे ही हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बायो सेवर्ट का नियम यह है कि बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सावर्ट ने सरल आकृति के एकदम सीधे तार, सरल आकृति के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। बायो सावर्ट ने बताया कि किसी चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। उन्होंने एक व्यंजक बताया, तो उसी का आज हम यहाँ पर व्यंजक उत्पत्ति करेंगे। देखते हैं चित्र। देखिए, चित्र में एक्स वाई एक सरल आकृति का चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। देखिए, एक्स से वाई की ओर दिशा दिखा दिया। अब बायो सेवर्ट ने भी सबसे पहले एक छोटे से टुकड़ा लिया, चालक के छोटे से टुकड़ा डीएल, जिसकी लंबाई है डीएल। ये पूरे चालक की लंबाई को यदि हमने एल मान ले तो ये छोटे से टुकड़े के मान कितना होगा? डीएल। टी मतलब छोटा। तो उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। ये देखिए, अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसने बायो और सावर्ट ने बताया। बायो सावर्ट भी क्या बताया? एक अल्पांश के कारण, चालक के एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, पूरे चालक के कारण तीव्रता वो भी नहीं बता सका। उन्होंने छोटे छोटे अल्पांशों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान निकाला था उनके सदिश योग से ही धारावाही चालक के कारण बिंदु पी पर तीव्रता वो निकाल पाया। तो आज चलिए हम लोग निकालते हैं बायो सेवर्ट का नियम का व्यंजक परीक्षा में भी आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो एक्स वाई एक चालक है, जिसे चित्र में देखे उसे यहां लिखे। मान लो एक्स वाई एक चालक है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस चालक में एक अल्पांश डीएल है, हम देख चुके हैं। इस धारावाही अल्पांश, यदि वो धारा बहती है तो उसको धारावाही अल्पांश कहते हैं। और धारावाही अल्पांश का एक दूसरा नाम भी है धारा अवयव, आईडीएल भी कहते हैं। तो धारावाही अवयव या धारावाही अल्पांश के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है तो डीबी लिखेंगे। तो धारावाही अवयव या धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है ये देखते जाएंगे और व्यंजक को लिखते जाएंगे। चलिए, तो पहले नंबर, धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान डीबी चालक में प्रवाहित धारा चालक में आई के अनुक्रमानुपाती चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग लिखेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, अनुक्रमानुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा आई के। ये पहला भी है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा लिखेंगे, धारावाही अवयव चुंबकीय क्षेत्र का मान धारावाही अवयव या धारावाही अल्पांश की लंबाई धारावाही अल्पांश की लंबाई डीएल धारावाही अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है यहां लिखेंगे डीबी अनुक्रमानुपाती एल डीएल, क्योंकि लंबाई है डीएल के अनुक्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान धारावाही अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम तीसरा लिखेंगे, किस पर निर्भर करता है। तीसरा जो बिंदु है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा लिखेंगे, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां हम लोग लिख देंगे डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये थीटा क्या चीज है? थीटा जो है धारावाही अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। उसे लिखना जरूरी नहीं है, जितना हम कम लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। चौथा है धारा अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी आर्क के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पांश लिख देते हैं यहाँ पर, या धारा अवयव या धारावाही अल्पांश। धारा अल्पांश से बिंदु P की दूरी R धारा अल्पांश से बिंदु P की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां लिख देंगे उसको डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती को हम 1 के बटे भी लिखते हैं। तो 4 चीजों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, धारा पर, लंबाई पर, साइन थीटा पर, आर स्क्वायर पर। इन चारों को मिलाकर लिखने पर यहां लिखेंगे इन चारों को
इन चारों को मिलाकर लिखने पर लिखें यहाँ पर डीबी आएगा पहले साइड, अनुक्रमवती आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये चारों को मिला के लिख दिए। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 2 3 4 चीज पर निर्भर करता है। यदि हम इसको हटाना चाहे तब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन इधर हमको कुछ मान रखना पड़ेगा जिसका मान है के। जब इधर कुछ चीज रखेंगे, ये कम पड़ रहा था तो के रख दिए, तो उसको लिखेंगे के जो है नियतांक है। अब ये समीकरण इक्वल हो गया, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके इक्वल हो गया। ये समीकरण नंबर 1, यहां लिखेंगे के एक नियतांक है, यहां के एक आनुपातिक नियतांक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, सुना देता हूं। जिसका मान मापन की पद्धति एवं धारा अवयव तथा बिंदु P के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान मापन की पद्धति और धारा अवयव और बिंदु P के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। SI पद्धति में K का मान देखेंगे, SI पद्धति में K का जो मान होता है μ0/4 पाई। तो समीकरण 1 में हम K का मान रख देंगे, समीकरण 1 में हम K का मान रख देंगे। लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 में K का मान, समीकरण 1 में K का मान रख देंगे। ये μ0/4 पाई हो जाएगा। SI पद्धति में आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो K का मान यहां रख दिया μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि μ0 का मान कितना होता है। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर से मान होता है। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो यहां से हम μ0/4 पाई का मान निकालेंगे तो 10⁻⁷ आएगा। तो यहां हम लोग 10⁻⁷ रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। तो जो समीकरण 2 है वो इस प्रकार से हो जाएगा, dB बराबर -7 आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये जो है इसको μ0/4 में निकालेंगे, 10⁻⁷ निकलेगा। तो ये μ0/4 पाई का मान इस समीकरण से 10⁻⁷ तथ्य रख दिए। तो ये जो है हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 बायो-सेवर्ट का नियम है। समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 द्वारा प्रदर्शित, समीकरण 2 व 3 द्वारा प्रदर्शित संबंध बायो-सावर्ट
का नियम। समीकरण 2 व 3 द्वारा प्रदर्शित संबंध बायो-सेवर्ट का नियम है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बायो-सेवर्ट के नियम में, यहां लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी, धारावाही अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कार्क पेंच के नियम या दाएं हाथ के नियम नंबर 1 के अनुसार कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। यहां लिखेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कार्क पेंच, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कार्क पेंच के नियम के अनुसार कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ये उसकी दिशा भी निकल गई, समीकरण 3 और 2 मान निकल गया, और ये निकल गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब हम पढ़ेंगे 2 स्थिति में भी हम निकालेंगे, और बायो-सेवर्ट को हम सदिश रूप में भी लिखेंगे। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखे, बायो-सेवर्ट के नियम को सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे dv के ऊपर सदिश का चिन्ह लगाएंगे i dbl sin थीटा। तो μ0/4 तो रहेगा i इंटू dl sin थीटा। तो i dl sin थीटा i इंटू dl r sin थीटा बटे r की घात 3 करना पड़ेगा। यहाँ नीचे 2 था तो एक r ऊपर नीचे हम लोग गुना कर दिए। तो इस प्रकार से लिखेंगे, एक r पहले बायो-सेवर्ट नियम में क्या था, μ0/4 i dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। एक r हमने ऊपर नीचे गुना कर दिया तो ऊपर में r आ गया और नीचे में क्या आ गया, r 3 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सदिश रूप में बनाएंगे। तो ये हो गया db μ0/4 इंटू i, ब्रैकेट देंगे यहाँ पर, dl क्रॉस, इसको क्रॉस पढ़ना है, बटे r की घात 3। ये हो गया सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम। समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 4। अब हम 2 स्थिति में भी, विशेष परिस्थिति में भी बायो-सेवर्ट का नियम को पढ़ेंगे, जब थीटा बराबर 0 हो तो। 2 विशेष स्थिति में पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट को नियम को। स्थिति नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0, थीटा क्या चीज है, बिंदु P को धारा अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण। यदि बिंदु P, इसका मतलब हुआ थीटा इक्वल 0, अर्थात थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 0 का मतलब होता है बिंदु P धारा अवयव के अक्ष पर स्थित हो। बिंदु P धारा अवयव के अक्ष पर हो। जो बिंदु P को धारावाही अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच के बनने वाला कोण ही ना हो, तो क्या होगा, बिंदु P कहाँ हो जाएगा, बिंदु अक्ष पर स्थित हो जाएगा। बिंदु अक्ष पर स्थित हो जाएगा
तो हम मान रख के देखते हैं यहाँ सूत्र में, समीकरण नंबर 2 में μ0/4 पाई dl साइन थीटा की जगह 0 अंश रख देंगे, नीचे में r² था रख दिए। तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो dv का मान कितना हो जाएगा? 0। तो धारा अवयव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, धारा अवयव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, धारा अवयव के अक्ष पर, धारा अवयव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, धारा अवयव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। अब हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे। दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिंदु P धारा अवयव के लंबवत हो। बिंदु P जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की निकालना है, धारा अवयव या धारावाही अल्पांश, इसी को बोलते हैं धारा अवयव। आजकल नया नाम दे दिया है, उसको धारावाही अल्पांश कहते थे पहली किताब में। तो धारा अवयव के लंबवत हो, धारा अवयव के लंबवत हो, तब क्या होगा? तब हम लोग देखते हैं जो समीकरण 2 है उसको लिखेंगे यहाँ पर, I dl साइन थीटा μ0/4 पाई भूल रहा हूँ भाई यहाँ पर बटे r²। तो थीटा की जगह 90 रखेंगे। चलिए रख देते हैं अगले लाइन पे। ये मैं भूल रहा था μ0/4 पाई को। तो देखिए आइडियल साइन 90 डिग्री रख देंगे यहाँ पर बटे r²। तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा dB का मान μ0/4 पाई I dl बटे r²। तो ये मान आएगा हमको। ये जो मान है ये सर्वाधिक है। तो धारा अवयव के अक्ष पर लंबवत स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। धारा अवयव के अक्ष के लंबवत, धारा अवयव के अक्ष के लंबवत, धारा अवयव के अक्ष के लंबवत तल पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। तो इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। कंप्लीट पढ़ा दिया आज, और हम कल फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आपको कैसा लगा बायो-सेवर्ट नियम? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ऑरस्टेड, एम्पियर, मैक्सवेल और बायो-सेवर्ट। ऑरस्टेड ने शुरुआत किया कि चालक की
में धारा प्रवाहित करेंगे चालक में, तो समीप में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसके बाद में उसका प्रयोग एक क्रांतिकारी प्रयोग था। तो उसके बाद में एम्पियर ने चुंबकीय सूची किधर विक्षेप होगा, तैरने के नियम में बताया कि वो तैराकी के बाएं हाथ की दिशा में चुंबक का n ध्रुव विक्षेपित होगा। बाद में मैक्सवेल ने बताया अपने पेचकस नियम में कि पेचकस को हम सीधे हाथ से घुमाएंगे, मतलब दाहिने हाथ से, तो अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो उंगली का जो दिशा होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। उसी समय कुछ समय पश्चात फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सावर्ट। तो नाम को इनको सरल तरीके से हमको बायो सेवर्ट पढ़ना है। इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल दिया, जो कि आज हम व्यंजक के रूप में आज उत्पन्न किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सरल भी है, अच्छा है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने ढंग से बहुत जल्दी से याद भी होता है और आप अच्छे से लिख सकते हो। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।